मध्य प्रदेश में इस बार के उपचुनाव के रण पर नजर डालें तो बेसाख्ता वो गीत याद आ जाता है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। शायद ये गीत उन तमाम उम्मीदवारों के जहन में भी गूंज रहा होगा जो इस बार पाला बदल कर चुनाव मैदान में। बंसल न्यूज की टीम जब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के झिला गांव पहुंची तो बुंदेलखंड के गांव की एक साफ झलक भी हमारी आंखों में कौंध गई। सुर्खी के सियासी इतिहास की बात करें तो यहां 16वीं बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सुर्खी के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो अब तक हुए चुनाव में 9 बार कांग्रेस विधायक यहां से चुनकर आए हैं और 4 बार जनसंघ या बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 1 बार जनता दल और 1 बार जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। यहां कभी कोई विधायक लगातार 3 बार नहीं जीता। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत लगातार तो नहीं, लेकिन 2018 में तीसरी बार सुर्खी क्षेत्र से विधायक बने। इसके पहले वो 2003 और 2008 में भी यहां से विधायक चुने गए थे। गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू दूसरी बार आमने सामने हैं। पहली बार 2013 के चुनाव में दोनों आमने सामने थे। 2013 के चुनाव में पारुल साहू ने गोविंद राजपूत को शिकस्त दी थी, लेकिन 2018 में पारुल को टिकट नहीं मिला और गोविंद राजपूत ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर यादव को 12,000 से अधिक मतों से मात दी थी। प्रदेश की राजनीति में करीब 7 महीने पहले जो उलटफेर हुआ, गोविंद सिंह राजपूत उसके केंद्र में रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इसके पहले जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, गोविंद सिंधिया जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि पहले भी कांग्रेस की राजनीति में वो एक चमकदार चेहरा बने रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी उनकी यही हैसियत मानी जाती है। बंसल न्यूज से विस्तार से बातचीत में गोविंद सिंह राजपूत ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। किस तरह देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं और किस तरह से आप ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए भी इसको बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं? सर जी, चुनाव सुर्खी विधानसभा में एक त्योहार के रूप में हो रहा है। हमारे विधानसभा के लोग बड़े खुश और प्रसन्न हैं कि अच्छा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ तो सुर्खी विधानसभा में 500 करोड़ रुपए आ गए और 500 करोड़ रुपया के काम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत किए हैं, बड़े बड़े काम। 170 करोड़ की जेरा सिंचाई परियोजना, जयसिंहगढ़ में काले दिया और स्टेडियम दिए हैं, नल जल योजनाएं दी हैं, बड़े बड़े काम जो बरसों से लंबित थे। लाख सोचता था कि सरकार बने करूंगा, नहीं कर पाया था कमलनाथ जी की सरकार में, वो काम शुरू हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने कहा कि गोविंद राजपूत की सुर्खी में ये तो टेलर है, विकास कार्य का टेलर है, फिल्म शुरू होगी अभी अगले 3 साल की सरकार में। तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि अच्छा उपचुनाव हुआ, बल्कि पड़ोस के लोग दुखी है कि हमारे यहाँ उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है, हमारे को पैसा आता। ये एक बड़ी दिलचस्प बात गोविंद जी यहाँ दावा कर रहे हैं कि एक त्योहार बन गया है सुर्खी में चुनाव। आपकी फिल्म कमलनाथ जी के थिएटर में अटक क्यों जाती थी गोविंद जी? देखिए, कमलनाथ जी की सोच अलग थी। कमलनाथ जी के पास समय नहीं था। वो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, विधायक मंत्रियों के को सुनने के लिए उनके पास ना समय था। वो विकास कार्य की बात कोई कहता था तो उनके पास हमेशा था पैसा नहीं है। अब बताइए, उनके पैसा नहीं था तो शिवराज सिंह जी को पैसा कहाँ से आ गया? पारुल जी की चुनौती को किस तरह देखते हैं? पहले बीजेपी में रहीं और माना ये भी जा रहा है कि
बीजेपी से कुछ अंडर करंट भी उनके साथ चल रहा है? कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी पूर्ण तरह से एक है। आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह जी यहाँ प्रभारी हैं, गोपाल भार्गव हमारे साथ में काम कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी, सुधीर यादव जो प्रत्याशी थे पिछली बार वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वहाँ से लेकर नीचे तक सारे लोग, भाजपा पूरी तरीके से एक है और कांग्रेस के हजारों लोग जो हमारे साथ आए हैं वो भी उत्साह के साथ लगे हुए हैं। और कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता ऐसे मिल गया जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है? कहीं कठिनाई दूर जी। गोविंद जी, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी उत्साह से और काफ़ी आत्मविश्वास आपके भीतर है। इसका आधार आप क्या देखते हैं? क्या लगातार ये क्षेत्र आपका बहुत इसका आधार स्पष्ट है कि मेरा ये 25 साल से हमारा इस विधानसभा से संबंध है और ये विधानसभा का बच्चा से हमारा घर घर से हमारा नाता है। हमारा नारा ही चलता है, घर घर से नाता है, रिश्ता निभाना आता है। जब मैंने पार्टी बदली तो लोगों ने पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा कि आप जहाँ आए हम वहाँ आए, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। तो ये लोगों का विश्वास है। ये जो विकास की आपने बात की है गोविंद जी, एक सुर्खी का काफ़ी इलाका ग्रामीण क्षेत्र का भी है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास एक बहुत अहम मुद्दा होता है। शरद जी, मैं जब 25 साल पहले चुनाव लड़ने आया था, जब मैं युवा छात्र नेता हुआ करता था, इस विधानसभा क्षेत्र में मैं उस समय महिंद्रा जीप होती थी। महिंद्रा जीप में पीछे हमारे पास गैती, फड़ुआ और तसला होता था। सड़क नहीं थी। एक सड़क में हम घुसते थे तो गाड़ी ऐसी टंग जाती थी, फिर हम लोग खोदते थे, तसला से फेंकते थे, गाड़ी चलती थी। ये और आज 25 साल में आप पूरी विधानसभा कहीं चले जाओ, आपको सड़क मिलेगी या आने आने का रास्ता तो कंपल्सरी मिलेगा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ, उनके साथ काम किया। शिवराज जी और कमलनाथ जी, अगर देखते हैं आप, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। शिवराज सिंह जी एक सामान्य आदमी है। शिवराज सिंह जी मुझे लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आप देखिए, चौथी बार का मुख्यमंत्री, बड़ी बात होती है। 4 टर्न का मुख्यमंत्री और हाथ पकड़ के मिल लो आप शिवराज सिंह जी से, सुनते हैं, कभी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं होती। और मैं भी देखता था, मैं कमलनाथ जी को बहुत पसंद करता था। दिल्ली में कमलनाथ जी बहुत अच्छे थे। मध्य प्रदेश सीएम बनने का पता नहीं क्या हो गया, उनका तो रंग रूप बदल गया था, पूरा उनका नजरिया बदल गया था। ये मुद्दा कांग्रेस भी बहुत ताकत से उछालने की कोशिश कर रही है, बिकाऊ और टिकाऊ। आपको लगता है आपके पास पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तमाम मसले हैं जब आप लोगों के बीच जाते हैं? और क्या लोगों के बीच में ये मसला है? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ना बिकाऊ टिकाऊ का मसला है और ना तुम्हारा ये दल बदलू का है। भाई आप देखिए, भाजपा को कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, दल बदलू तो वो है। हम लोग तो खुददार हैं, स्वाभिमानी हैं, जो अपने छोड़ के आए और किन्हीं मुद्दों को लेकर आए और अपने उस मुद्दों पे हमारी सरकार बनी और नई सरकार बनेगी, अच्छा काम करेंगे। गोविंद जी, आगे आप परिस्थितियों को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है कि वो अपने काडर से आने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ अधिक संवेदनशील होती है। तो आगे आप अपने भविष्य को लेकर आप अपने सभी साथियों के साथ, मन में कोई चिंता तो नहीं? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बीजेपी में टैलेंट की कीमत है। कांग्रेस में टैलेंट को ढूंढ के मारा जाता है। कोई अगर फिगर अच्छा है, जो काम कर रहा है, लोगों में चर्चित है, तो कांग्रेस देखती कब इसको गाड़ दें। भाजपा में ढूंढा जाता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा व्यक्ति है, इसको प्रमोट किया जाता है। अब देखिए ना, कितने लोग, शिवराज सिंह क्या थे, क्या मुख्यमंत्री, अब तो सरकार में जहाँ बदलना है नहीं, सारी जिंदगी भाजपा में ही रहना है। और भाजपा के छोटे कार्यकर्ता के रूप में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के में बहुत अच्छा रिस्पांस, प्यार मिल रहा है। तो भाजपा ही हमारी पार्टी, भाजपा भी हमारी माँ है और भाजपा के साथ ही हमें ज़िंदगी में काम करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो गोविंद जी का देखा आपने कि साफ तौर पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही अब उनका जीवन है और इसी पार्टी में अब वो जीवन पर्यंत रहेंगे। और उनका कहना है कि बहुत धैर्य है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास और यही धैर्य उसके संगठन को ऊर्जावान बनाता है। इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू के पिता कभी इस क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर गिने जाते थे। ये भी पारुल के कांग्रेस में आने की एक बड़ी वजह बनी।
पारुल भाजपा से इसी सीट से 2013 से 2018 तक विधायक रही हैं। महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सब बराबर है वहाँ। इसीलिए वो ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं कि उनकी लड़ाई यहाँ गोविंद सिंह राजपूत से ही नहीं बल्कि भाजपा के बेहद मजबूत कैडर से भी है। इसकी चिंता भी उनके चेहरे पर झलकती है। बंसल न्यूज ने पारुल साहू से बातचीत की और समझना चाहा कि वो अपनी चुनावी संभावनाओं को किस तरह देखती हैं। पारुल जी, परिस्थितियां बदली हैं, आपका स्टैंड बदला, किस तरह से आप देख रही हैं इस इलेक्शन को और आपकी अपनी फीलिंग क्या है? और शरद जी 2018 में मैं तो चुनाव नहीं लड़ी थी और परिणाम पूरे प्रदेश ने देखा था। और इस बार जनता का जो मत था और सपोर्ट था वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जो कुछ भी हुआ 2020 में बेंगलोर में वो पूरे देश ने भी देखा और प्रदेश ने भी देखा। तो मैं पर्सनली समझती हूँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं उसके टोटली विरुद्ध है, क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जनता को दी गई है और जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बननी है या किसकी नहीं बननी है। इस बार जो परिस्थितियाँ बनी मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है, इफ़ आई एम राइट, कि इस तरह से सरकार कुछ लोगों के द्वारा गिराई गई, ना कि जनता ने। तो दिस इज़ वेरी सैड कि जो परिस्थितियाँ बनी ये होना नहीं चाहिए था। तो सुर्खी में इस बार मैं आई हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो आई पर्सनली फील कि मैंने जनता की तरफ से स्टैंड लिया है एंड मैं जनता की आवाज़ बन के आई हूँ। क्या आप क्या महसूस करती हैं? मुद्दा एक तो बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा बात चली रही है, लेकिन चुनाव में अब तक जिस तरह के मसले हमने देखे हैं कि एक कैरेक्टर असैसिनेशन की पॉलिटिक्स भी बड़ी तेज़ी से शुरू हुई है। कमलनाथ जी पर बहुत तीखे हमले बीजेपी की तरफ से हुए हैं। दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। मैं तो अगर बात करूं कि किस तरह से इस बार जनता के साथ धोखा दिया गया है, जनता से तो पूछा नहीं गया कि आपको सुर्खी की जनता ने विधायक बनाया चुन के और उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मंत्री भी बनाया। आपको उस समय जनता की चिंता करनी चाहिए थी और इतनी चिंता थी जनता की, तो आई पर्सनली फील उनको सब कुछ छोड़ के जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब कोई मैटर नहीं है, पूरे प्रदेश ने देख लिया है कि किस तरह से सौदे हुए हैं बेंगलोर में, तो अब करेंगे क्या? वो कुछ ना कुछ तो एलिगेशंस लगाने होंगे। पारुल जी, इस बार ये भी माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव कुरुक्षेत्र की तरह है, एक ही परिवार के लोग भी आमने सामने हैं। एक बड़ी मिक्स्ड फीलिंग भी होती है कि आप महसूस करती होंगी जब निकलती होंगी, तो कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अब तक आपके साथ रहे थे लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी हैं। क्या कहेंगे आप? कहीं इससे एक इमोशनली भी कहीं एक बैलेंस रखना क्या कठिन और चुनौती लगता है? आप ही के लिए नहीं, बहुत सारे नेताओं की। मैंने तो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा एक रिश्ता भी बना बेटी का यहाँ से, तो मुझे सबने बेटिया की तरह यहाँ पे देखा है और जनता के बीच में मैं हमेशा रही हूँ और मैंने कभी डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं किया कि कौन किस दल का है। जीतने के बाद भी मेरी कोशिश रही कि अगर जो ज़्यादा जनहित के काम हैं वो सभी लोग मेरे पास लाते थे एंड मैं एक समझती थी कि मेरी ड्यूटी या जिम्मेदारी है विधायक होने के नाते कि मुझे जनता का काम करना है। उसमें मैं पार्टी के लिए वो डिफरेंस नहीं करती थी। तो आज भी मुझे लगता है ठीक है, ये सिचुएशन और कंडीशन जो बनी है, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद द पीपल बिकॉज पीपल सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, वो मेरी ताकत है, जनता का। बिटवीन द लाइंस क्या आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट है आपको? देखिए, इस बार तो सभी को दिख रहा है सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है। तो एक किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, मैं हमेशा कह रही हूँ ये दल की लड़ाई इस बार नहीं है, इस बार ये न्याय की लड़ाई है। जो गलत हमारे प्रदेश में हुआ है और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो पीपल अंडरस्टैंड दिस। अगर उनका अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा ना, तो कभी आम जनता अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाएगी। और ये जो यूथ है, हमारे युवा लोग हैं, तो वो तो अपनी बात कभी रख ही नहीं पाएंगे। तो सभी समझ रहे हैं इस बार कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो दे अंडरस्टैंड दिस और इस बात का जवाब तो ज़रूर देंगे। आप सुर्खी के क्या मुद्दे मानती हैं इस इलेक्शन में, और एक बड़े प्रोस्पेक्ट में कहूँ तो मध्य प्रदेश में भी आप क्या इशू देखती हैं? सुर्खी में स्पेशली मैं जब विधायक रही तो मैंने डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, स्पेशली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ बहुत कमी है और दिक्कत भी है। और यहाँ पे
2013 के पहले एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं थे। 2013 के बाद मैंने मेरे माध्यम से लगभग 12 से 13 प्रोजेक्ट, मतलब 11-12 प्रोजेक्ट्स हैं जो फील्ड पे हो रहा है, जिन पे काम, तो वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया। और जो कुछ जगह छूट गई हैं तो मेरा फोकस यही रहेगा कि किसान हमारे मजबूत हों और पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्टिल इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। मैं समझती हूँ उसको बेहतर होना चाहिए। आप राहतगढ़ जब यहाँ आए हैं तो एक कल्याणपुर करके गांव है, अब वहाँ एक मॉडल स्कूल प्राइमरी देखिएगा, हमने सोलर पैनल के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन सिस्टम का मॉडल बना के रखा है। तो मेरा फोकस था कि पूरे मध्य प्रदेश में हो, ताकि हमारा प्राइमरी एजुकेशन है बेहतर हो, वहाँ के बच्चे दे कैन रीड इंग्लिश, राइट इंग्लिश, एंड बहुत इफेक्ट हुआ उन पे। तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहती हूँ। थर्ड पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार की बात जब हम करते हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी % युवा बाहर काम करने जाते हैं दूसरे राज्यों में, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो। लॉकडाउन के दौरान हमने काफ़ी मज़दूरों को बुलाया भी, यहाँ से फंस गए थे वहाँ पे, बहुत परेशान थे। तो रोज़गार के लिए मेरा फोकस रहेगा कि यहीं पे रह के उनको रोज़गार अगर मिल जाता है तो ये हमारे गरीब लोग अपना परिवार छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना होगा। और मेरे माध्यम से मैंने ITI स्वीकृत करवाई थी, 2 ITI हमारे यहाँ, ताकि इन लोगों को, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो और वो रोज़गार पा सके यहाँ। तो दीज 3 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हेल्थ। जो हमारे डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है कई जगह, तो उसमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप फील करती हैं कि बड़े प्रोस्पेक्ट में भी मध्य प्रदेश में भी यही इश्यूज़ हैं? डेफिनेटली मध्य प्रदेश में भी, और स्पेशली मेरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में तो खासकर मैंने 5 साल इन पे वर्कआउट किया है, तो जितना मैं कर सकी मैंने किया है उसमें। चलिए, बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप ये जो संघर्ष लड़ रही हैं, क्योंकि ये एक कठिन चुनौती है चुनाव के इस समय में, और चूँकि बदली हुई परिस्थितियां हैं और जिनसे भिड़ंत है पारुल जी की, वो भी एक कद्दावर नेता हैं। पहले कांग्रेस में रहे, मैं गोविंद सिंह राजपूत जी की बात कर रहा हूं, और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी सरकार में। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत इसलिए भी राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं कि भाजपा के वो चेहरे जो सुर्खी में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते थे, वो अब उनके हम कदम हो चले। इनमें सबसे खास नाम राजेंद्र सिंह मोकल का है। शिवराज सिंह चौहान सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी गोविंद सिंह राजपूत की पूरी मदद कर रहे हैं। गोपाल भार्गव के पुत्र और युवा नेता अभिषेक तो गोविंद सिंह के काफिले के साथ बराबर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, बल्कि मैं कहूँगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड की सियासत के लिए भी और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी। कृषि उपज मंडी के वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में ज़रूर कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र सिंह मुकल साहब की जो भूमिका है, ख़ासतौर से जिस तरह की इस विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरियाज़ में उनकी पैठ है, उनका समर्थन समूह है, वो इस चुनाव में बीजेपी के लिए, ख़ासतौर से बीजेपी के प्रत्याशी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, गोविंद जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र जी, चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, टसल का चुनाव है। हम भोपाल में यही सुनते हैं कि जो चुनौतीपूर्ण सीट्स हैं बीजेपी के लिए, उनमें सुर्खी है। किस तरह देखते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन चूंकि ये उपचुनाव है और महत्वपूर्ण बात यह है कि गोविंद राजपूत जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जिस क्षेत्र में अभी अपन बैठ कर ये चुनावी चर्चा कर रहे हैं, यहीं से लगा हुआ मेरा गांव मोकलपुर भी है, और जहां अपन बैठ के बात कर रहे हैं ये मेरा कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र से घर घर से मैं वाकिफ़ हूं। तो चुनाव तो अब शुरुआत हुई है, लेकिन भगवान की और जनता की कृपा रही तो चुनाव जीतेंगे। राजेंद्र जी, इस चुनाव में एक चर्चा और जो बहुत हुई है वो हुई है बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं की और उन नेताओं की आकांक्षाओं की
जो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन से मैं कहूँगा कि प्रभावित हुए हैं। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी बहुत होता है, उसके स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंची तो वो उस अपमान के घूंट को पी तो जाता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत आहत होता है। क्या आपको लगता है इसकी तरफ पार्टी का पूरा ध्यान है? निश्चित ही पार्टी इस तरफ भी ध्यान दे रही है और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है जी। और पार्टी की रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। थोड़ा बहुत परिवर्तन समय के अनुसार होते रहते हैं। भाजपा में भी हम लोग रहते हैं, 4 दावेदार होते हैं, उसमें से एक टिकट एक को मिलता है। थोड़े मन में मलाल होते हैं, लेकिन आपस की बातचीत करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक साथ हम लोग चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जी। तो सुर्खी में तो कोई मलाल नहीं है किसी के मन में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अब। जी, बिल्कुल सब चीज़ें बहुत साफ हैं। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता सबको बिठाल के बातचीत कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं और समस्त कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है। गोविंद सिंह राजपूत जी कहते हैं कि दूध और शक्कर की तरह मिल गए हैं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप इस उपमा से सहमत हैं? देखिए, जो उनने कहा वो सत्य है और निरंतर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आए हैं उनको स्वागत करें और भाईचारे के साथ रहें। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका मानी जा रही है, तो हम ये माने कि आप भी कहीं ना कहीं इस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। और कितने आश्वस्त हैं कि राजेंद्र सिंह मोकल भी यहाँ गोविंद सिंह जी के साथ अगर सब कुछ अनुकूल होता है तो वो भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे? सब कुछ अनुकूल होगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 3 तारीख के बाद भगवान की कृपा हुई तो जीत का रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं अभिषेक भार्गव, जो एक युवा नेता तो हैं ही बीजेपी के और इसके पहले मोर्चा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और गोपाल भार्गव जी जो सीनियर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी, उनके पुत्र हैं। एक बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता की इनकी छवि है, लेकिन कई बार कुछ मुश्किलें भी इसलिए पैदा होती हैं कि जो आपकी राजनीतिक विरासत और आपके स्वभाव और आपके तेजी से आगे बढ़ने की वजह से भी पैदा होती है। खैर वो सब अतीत की बातें हैं। अभिषेक जी, किस तरह देख रहे हैं? आपको देखकर ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आप अपने युवा साथियों के साथ किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है? खास तौर से युवाओं पर बड़ा दारोमदार है इन उपचुनाव को लेकर, और चूंकि सुर्खी में मेरी जवाबदारी है तो सभी पोलिंगों पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छी टीम युवाओं की यहाँ पर बनाकर रखी है और वह पूरी टीम एक्टिव भी है। और अब हम लगभग फिनिशिंग टच दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से हम लोग काफ़ी आगे थे प्रचार में। लगभग 6 महीने 7 महीने पहले हमारा प्रचार शुरू हो चुका था, तो वो उस समय से जो चीज़ें हम लोगों ने फाइनल करना शुरू किया था, तो अब वो फिनिशिंग टच में है। ये मानकर चलिए कि युवाओं की ही दम पर हम 20,000 से ज़्यादा मतों से सुर्खी जीतेंगे। भोपाल में बैठ के हम सुनते हैं कि सुर्खी में बीजेपी के बड़े नेताओं का उस तरह से सपोर्ट नहीं है, समर्थन नहीं है, बीजेपी की तरफ से कुछ मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पर जो भोपाल में बातें चल रही हैं उनके सुर्खी आकर देखना चाहिए। जब हमारा कोई नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रादेशिक नेतृत्व आता है, जब हम मंच सजाते हैं, जब हम सभा करते हैं, तो उस मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और एक लय में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात करते हैं। गोपाल जी ने आपको क्या मंत्र दिया? मंत्र तो सीधा यही है कि हर हाल में सुर्खी जीत कर आओ। मध्य प्रदेश में अब हमने तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व संभालते हुए बीजेपी में देख लिया है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तीसरी पीढ़ी कहे जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत भी तीसरी ही पीढ़ी कहे जाएंगे, भले ही वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। आप हैं चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य को लेकर अभिषेक जी कितने आशान्वित हैं? मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ सर। सूर्य की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता। कुछ समय के लिए बादल आ सकते हैं, लेकिन क्या बात, रोशनी है तो वो दिखेगी, महसूस होगी, उसकी गर्माहट महसूस होगी। इसी प्रकार जो हमारी चौथी पीढ़ी है ऊर्जावान है, विज़न के साथ हम जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए स्थान खाली होगा और हम देश की सेवा करेंगे।
2023 या 2030 में एक रोशनी चमक सकती है रैली से भी? ज़रूर सर, मतलब 2023 ये भी ज़रूरी नहीं है सर कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊँ। हाँ। ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं संगठनात्मक राजनीति में भी आ सकता हूँ, उसके माध्यम से भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ, क्षेत्र की सेवा कर सकता हूँ। तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं चुनाव ही लड़ूँ। हाँ, हाँ। ये और जो कुछ कड़वे अनुभव आपने महसूस किए राजनीति में, उनसे क्या सीखा आपने? धैर्य। आहा, क्या बहुत सुंदर जवाब है, बहुत सुंदर जवाब है। और यही वो मंत्र है जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि जीवन में आपको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, धैर्य। और बिना सोचे अभिषेक जी ने ये बात कही है जो ये बताता है कि राजनीति में वो आगे बहुत तेज़ी से ज़रूर बढ़े, लेकिन जिस तरह की स्थितियों को उन्होंने झेला उसके बाद वो संभले और अब उन्होंने धैर्य कह के और ये भी कह के, ये भी एक बड़ा वाइज आंसर है कि मैं संगठन में भी ओपन अप करके रखता हूं अपनी संभावनाओं को। कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनावी राजनीति में ही मैं अपने भविष्य को देखूं। आम चुनाव की तरह ही बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के इस उपचुनाव में हाई प्रोफाइल सुर्खी सीट पर सबकी निगाह है। बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने वाले इन दोनों चेहरों में से जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस सीट के नतीजे बुंदेलखंड, खासकर सागर की भाजपा और कांग्रेस की राजनीति पर गहरा असर डालने वाले साबित होंगे। कैमरामैन आशीष खरे के साथ शरद द्विवेदी, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, सागर।